हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे पार्ट सी के क्वेश्चन जो कि जून 2023 नेट में पूछा गया था। तो अभी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं पार्ट सी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें डेरिवेटिव ऑपरेटर ले लिया है, तो रैंक, डिटरमिनेंट, ट्रेस, जो भी चीज़ हो सकती है वो ऑप्शन में दे दिया है आपका। उसके बाद आपके में भी यहाँ पे इंटीग्रल ऑपरेटर होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्मेशन कितने डायमेंशन का होगा, लाइक उसके कर्नल के बारे में पूछा गया है। आप ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो नेक्स्ट। ठीक है, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, डायगोनलाइजेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार आपका इनर प्रोडक्ट से पार्ट बी में क्वेश्चन आया था, बाइलिनियर फॉर्म के हेल्प से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन पार्ट सी में क्वाड्रेटिक फॉर्म से आया है। तो ये सारे टॉपिक को कवर कर रहा है लीनियर अलजेब्रा, लाइक यहाँ पे डायमेंशन सिमिलर क्या होगा, है ना। तो आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस, नेक्स्ट जो है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ओवरऑल लीनियर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के जो कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, लाइक सोच सकते हैं, उसको प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर। तो आप कितना कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है वो मैटर करेगा। लाइक ये क्वेश्चन जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से है, तो एक जनरल फॉर्म दे दिया है। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, लाइक एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व होता है। ये सारे क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, लाइक सोचते कैसे हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो है वी बी द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ डिग्री at most degree real polynomial in one variable with degree less than or equal to 10। तो रियल वेक्टर स्पेस है ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल 10 डिग्री या उससे छोटा किस टाइप का पॉलिनोमियल हो सकता है? जनरल ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए 10 एक्स टू द पावर 10 टाइप का पॉलिनोमियल हो सकता है ना। तो एक फिर क्या कर रहा है कि let T V to V be a linear map defined by this। एक पॉलिनोमियल एज ए डोमेन का एलिमेंट ले लिया, तो उस पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वो ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज क्या रहा है? डेरिवेटिव है, पी डैश, मतलब जो भी पॉलिनोमियल उसका डेरिवेटिव। तो इसके हेल्प से जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उससे रिलेटेड ऑप्शन पूछ दिया है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अभी कैसे सॉल्व करेंगे। रैंक ऑफ टी क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ टी, ट्रेस ऑफ टी, ऑल द आइगन वैल्यू ऑफ टी। तो अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन का हम अगर मैट्रिक्स फाइंड आउट कर ले, मैट्रिक्स इस टाइप का होगा, तो मैट्रिक्स से हम लोग रैंक निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, ट्रेस निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अदरवाइज कुछ कुछ डायरेक्ट रिजल्ट भी आपके दिमाग में आ रहा है, उससे आप सोच रहे हो कैसे कर लेते हैं। लाइक डेरिवेटिव ऑपरेटर जो होता है, अगर लीनियर डेरिवेटिव ऑपरेटर क्या होता है? डेरिवेटिव ऑपरेटर नीलपोटेंट होता है, नीलपोटेंट, है ना। तो लाइक अगर नीलपोटेंट आपको दिख नहीं रहा है, आप फर्स्ट बार ऐसे देख लें, जैसे इंटीग्रल ऑपरेटर दे सकता था यहाँ पे, तो मैट्रिक्स के बारे में कुछ ऑप्शंस में पूछ देता। तो इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑपरेटर कैसे नीलपोटेंट होगा? जैसे आप कोई एक एलिमेंट ले इस वेक्टर स्पेस का, 11 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस होगा, तो बेसिस के एक एलिमेंट मान लिया ए नॉट लेते हैं, तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर टी ए वन लेंगे तो क्या आएगा? टी ए वन एक्स लेंगे तो क्या आएगा? ए वन आएगा, है ना। ए टू एक्स लेंगे एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा? टू ए टू एक्स आएगा। इस तरह से टी ए एन एक्स टू द पावर 10 लेंगे तो क्या आएगा? 10 एन एक्स टू द पावर 9 आएगा। अब इस स्केल से अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे? जस्ट इमेज को इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और जो कोफिशिएंट होगा उसको कॉलम में लिख देंगे, तो 0 0 आ जाएगा ये, है ना। फिर ये ए नॉट यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे सॉरी ए वन यहाँ पे आएगा, है ना। फिर 0 0 इस तरह से ये डायगोनल एलिमेंट सारे 0 आएंगे, यहाँ पे A2 A3 A10 तक के एलिमेंट आएंगे, है ना। तो ये मैट्रिक्स आएगा डेरिवेटिव ऑपरेटर के करस्पॉन्डिंग।
तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी रैंक 10 हो जाएगा, है ना। डायगोनल एलिमेंट 11 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो रैंक 10 हो जाएगा, है ना। 10 नॉन जीरो रो है इस मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, ट्रेस 0 हो जाएगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ टी आर 0। तो सारे ऑप्शंस 1 2 3 4 सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आते हैं, बी ए 3/5 मैट्रिक्स विद एंट्रीज फ्रॉम क्यू। 3/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका एंट्रीज जो है रेशनल नंबर से है। एज्यूम दैट एक सेट लिया है जो R5 के वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन है जिसको वी ऑपरेटर वी मैट्रिक्स जिस वेक्टर पे अप्लाई करने पे 0 आए। तो वो जो सेट है वो जो ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, तो ये 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन रियल वेक्टर स्पेस है ये जो वेक्टर स्पेस जो बन रहा है R5 के एलिमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन पे आते हैं पहले। वो सारे वेक्टर का एलिमेंट वेक्टर जो कि रेशनल से बिलोंग कर रहा है और सच दैट अगर वी बी मैट्रिक्स अप्लाई करें उस वेक्टर में तो 0 आना चाहिए। इज ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर क्यू। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी क्यू से Q5 और टीवी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज भी। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वो इंजेक्टिव होगा। कॉलम स्पेन ऑफ बी इज 2 डायमेंशनल। कॉलम स्पेस स्पेन ऑफ बी, कॉलम स्पेन मीन्स बी जो मैट्रिक्स बनेगा उसके डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस जो होंगे वो 2 डायमेंशनल होंगे। लास्ट ऑप्शन है कि टी क्यू से Q3 एक मैट्रिक्स है और जो मैपिंग है इस तरह से दिया हुआ है बी बी ट्रांसपोज वी, तो इंजेक्टिव होगा। ठीक है। तो ये जो है वेक्टर स्पेस जो है फर्स्ट, वो क्या है, वो सारे वेक्टर का एलिमेंट वेक्टर का कलेक्शन जिस पे ऑपरेटर अप्लाई करने पे 0 पे भेज दे रहा है, यानी ये कर्नल हो गया, इस मैट्रिक्स का कर्नल हो गया, है ना। तो डायमेंशन 3 यानी नलिटी नलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, 3 हो गया कर्नल का डायमेंशन। कर्नल ऑफ बी 3 हो जाएगा, तो यहाँ से रैंक ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम 5 माइनस नलिटी 3 यानी 2 होगा रैंक। ठीक है। तो यहाँ से ये सब चीजें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। तो वो सारे Q5 का एलिमेंट जिसमें V मैट्रिक्स अप्लाई करने पे 0 आ जाए, यानी अगर R5 के एलिमेंट को B 0 में भेज रहा है तो Q5 के एलिमेंट को भी 0 में जो भेज रहा है वो दोनों सेम होगा। मीन्स अगर 3 डायमेंशन तो ये भी 3 डायमेंशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर R5 का एलिमेंट है तो वो Q5 का भी एलिमेंट होगा। सॉरी, Q5 का एलिमेंट है तो R5 का भी एलिमेंट होगा। अगर Q5 का एलिमेंट है तो R5 का एलिमेंट होगा। तो Q5 का एलिमेंट को 0 पे भेज रहा है, इसका मतलब ये कितना डायमेंशन का होगा, 3 डायमेंशन का होगा। जो भी Q5 का एलिमेंट होगा वो R5 का भी एलिमेंट होगा। तो यहाँ से अगर यहाँ पे कर्नल का डायमेंशन 3 है तो यहाँ से ये इससे पता कर सकते हैं कि इस जो वेक्टर स्पेस जो बन रहा है उसका डायमेंशन भी क्या होगा, 3 होगा, है ना। अगर कोई मैट्रिक्स जो है वेक्टर पे अप्लाई होता है और वो वेक्टर रियल में बिलोंग कर रहा है तो 0 पे भेज रहा है। ठीक है। यहाँ से ये बोलते हैं अगर कोई वेक्टर रेशनल में बिलोंग कर रहा है यानी वो रियल में बिलोंग कर रहा है तो वो भी 0 में भेज रहा है। तो ये इसकी भी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी क्यू से T5। ठीक है। तो यहाँ टी क्यूब से Q5 है तो टीवी क्या हो ऐसे डिफाइन किया हुआ है बी ट्रांसपोज वी, यानी मैट्रिक्स जो होगा 5/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा। इंजेक्टिव होगा। इंजेक्टिव कब होता है, ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव कब होता है, जब इसके
कर्नल का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बट अगर इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसका कर्नल में 0 एलिमेंट होगा, कर्नल का डायमेंशन 0 होगा। ये तो यहाँ पे एक चीज यूज होगा कि अगर रैंक ऑफ बी अगर 2 है तो रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज भी 2 होगा। तो रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज 2 होगा तो कर्नल ऑफ टी क्या होगा? कर्नल ऑफ टी का डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 3 माइनस 2 1 आएगा। तो कर्नल इम्पट्टी नहीं है, कर्नल में कुछ नॉन जीरो एलिमेंट वेक्टर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? इंजेक्टिव नहीं होगा। तो ये रिजल्ट है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली डायमेंशन ऑफ कर्नल इज 0, है ना? तभी 1 1 होता है। तो डायमेंशन ऑफ कर्नल 1 आ रहा है यहाँ से, तो 1 1 नहीं होगा। तो ये गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट सही, सेकंड गलत। लास्ट थर्ड ऑप्शन देखते हैं, कॉलम स्पेन ऑफ बी। तो बी जो है 3/5 ऑर्डर का मान ली मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ बी क्या है? 2 है। तो रो रैंक बराबर कॉलम रैंक बराबर रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, सब सेम होता है रैंक ऑफ बी। तो ये भी 2 होगा। तो कॉलम स्पैन ऑफ बी यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम जितने होंगे मैट्रिक्स बी के का, उसका डायमेंशन क्या होगा? जो वेक्टर स्पेस बनाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम ऑफ दिस मैट्रिक्स, वो 2 डायमेंशनल होगा क्योंकि रैंक 2 है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी क्यू से क्यू है और मैपिंग क्या दिया हुआ है? मैपिंग जो है टीवी वी बी ट्रांसपोज वी। ठीक है, तो इंजेक्टिव होगा ये बोल रहा है। तो ये इंजेक्टिव तब होगा जब इसके कर्नल में 0 वेक्टर आए सिर्फ, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 0 होगा। तो ऐसा जरूरी है? मान लिया ये क्यू से है, रैंक बी और बी ट्रांसपोज का अगर 3 हो जाए तभी ऐसा पॉसिबल है ना? रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज बी इंटू बी ट्रांसपोज का रैंक क्या हो जाए? 3 हो जाए तो कर्नल में 0 आएगा तो ये इंजेक्टिव होगा। बट बी 2 रैंक का मैट्रिक्स है। ठीक है, बी जो है 3/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसे 3/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 रैंक वाला मैट्रिक्स, 0 सब ले लेते हैं इधर। अब इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रैंक क्या आएगा? 2 आएगा। 2 आ रहा है, इसका मतलब कर्नल ऑफ टी क्या आएगा? नॉन जीरो आएगा। तो यहाँ से भी ये इंजेक्टिव नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्या होगा? ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, सपोज ए इज 5/5 ब्लॉक डायगोनल रियल मैट्रिक्स। ब्लॉक डायगोनल है, इस टाइप का मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल ब्लॉक्स ये है, एक डायगोनल ब्लॉक्स ई है, E0 1 और E0 0 1 E0 0 0 E। Each of the following statements are true। तो यहाँ से तो ये पता चल रहा है कि डायगोनल जो होगा ई ई ई ई इस टाइप का आएगा और इधर कुछ नॉन जीरो एलिमेंट आएंगे, इधर सारे 0 आएंगे। तो यहाँ से बोल दिया ना कि डायगोनल ब्लॉक ये है, तो कोई मैट्रिक्स बनाएंगे इस डायगोनल ब्लॉक के हेल्प से तो इस टाइप का अपर डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, है ना? और सारे डायगोनल एलिमेंट ई आएंगे। तो इस मैट्रिक्स का देख के हम लोग क्या बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स जो है अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई
एम ऑफ ई क्या आएगा, 5 आएगा। ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल होगा, ये कैसे बोलेंगे, ठीक है। जब अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, जॉर्डन ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ई, जॉर्डन ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ई क्या होगा, कितने होंगे, 1 2 3, 3 होगा। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई इज 3। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई कितना हो गया, 3। अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ई कितना हो गया, 2। और हम क्या जानते हैं डायगोनलाइजेबल होने के लिए, मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ एम इज इक्वल टू जीएम, बट एम 3 हो गया, और सॉरी जीएम 3 हो गया, एम कितना है 5, नॉट इक्वल, तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, algebraic multiplicity of E is 5 true, geometric multiplicity of E is 3। तो सेकेंड और 4 गलत हो गया। ओके, तो डायगोनलाइजेबल से क्वेश्चन था और काफी सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या यूज हो रहा था कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होता है, जॉर्डन ब्लॉक जो होगा उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जितने उसके बराबर होता है। उस रिजल्ट से हम लोग डायगोनलाइजेबल पता कर ले पा रहे हैं, जीएम पता कर पा रहे हैं इसलिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। कोई क्वाड्रेटिक, कंसीडर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है, तो इक्विवेलेंट, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया। अगर मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स बनता है क्वाड्रेटिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग या रियल बनता है, तो उसके केस में अलग अलग होता है इक्विवेलेंट, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स जो बनाएंगे वो, उसके हेल्प से ये सारे ऑप्शन को हम लोग बता सकते हैं कि इक्विवेलेंट है कि नहीं, पॉजिटिव डेफिनिट है कि नहीं, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो गिवन है उससे जो मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म ए से क्या बनेगा, 6 6 -13/2 -13/2, ठीक है। सेकंड बी से जो मैट्रिक्स बनेगा क्या बनेगा, 1 2 -12 -12। सी से क्या बनेगा मैट्रिक्स, 1 -2 -12 -12, ठीक है। तो पॉजिटिव डेफिनिट के बारे में आप लोग जानते हैं, इक्विवेलेंट के बारे में जानते हैं। तो रियल मैट्रिक्स इक्विवेलेंट, रियल मैट्रिक्स आर equivalent if rank A and B are same as well as signature, signature of matrix क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सिग्नेचर कैसे निकालेंगे, सिग्नेचर जो है आप नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, नंबर ऑफ नेगेटिव आइगन वैल्यू सेम हो जाए तब भी तब भी बोल देंगे इक्विवेलेंट होगा, और साथ में रैंक बराबर होना चाहिए। अगर रैंक सेम है और नंबर ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू और नेगेटिव आइगन वैल्यू सेम नहीं है तो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट, रियल मैट्रिक्स इक्विवेलेंट नहीं होगा। फर्स्ट और पॉजिटिव डेफिनेट के लिए आइगन वैल्यूज सारे पॉजिटिव होंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स होगा पॉजिटिव होगा, है ना। या क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट बोल देंगे डायरेक्ट, है ना। तो दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसके क्वाड्रेटिक फॉर्म के बारे में, सॉरी दो ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है क्वाड्रेटिक फॉर्म से, तो उसके पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं, इसको बताना काफी आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 36 -169/2, यानी लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 2 -1/4 पॉजिटिव, -2 -1/4 लेस देन 0, है ना। तो डिटरमिनेंट इसका नेगेटिव आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट पॉजिटिव, इसका डिटरमिनेंट नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसका जो λ1 दो आइगन वैल्यू होगा, इसका λ1 λ2 दो आइगन वैल्यू, इसका भी λ1 λ2 आइगन वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पता कर सकते हैं। ये सारे जो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बन रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब सारे का रैंक सेम है तीनों का।
अब इक्विवेलेंट और पॉजिटिव डेफिनेट पता करना है, तो रैंक तो सेम है तो इससे इक्विवेलेंट बता नहीं सकते, तो ए और बी को देखते हैं, ए और बी में कंसीडर करते हैं, तो ये क्या होगा? हाँ, इस मैट्रिक्स का ट्रेस पॉजिटिव है और डिटरमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। दूसरा का ट्रेस पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होगा तभी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, थर्ड में ट्रे नेगेटिव है और ट्रेस भी नेगेटिव है, इसका मतलब एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा। तो अब यहां से दोनों पॉजिटिव कौन है? ये बी, तो बी पॉजिटिव डिफिनिट हो गया, थर्ड ट्रू हो गया। ए और बी में देखें तो दोनों आइगन वैल्यू इसका पॉजिटिव है बी का, बट ए का पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ए और बी इक्विवेलेंट नहीं होगा, यानी एक गलत हो गया। दूसरा ए और सी, ये दो आइगन वैल्यू है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सी में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ए और सी क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया, तो 3 और 2 क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर? दो नंबर है उस वो पॉजिटिव कब हो सकता है? या तो दोनों नेगेटिव हो, बट यहाँ ट्रेस से पता कर सकते हैं, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो, दो नंबर का सम भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव नंबर होगा तभी होगा। सेकंड केस में, फर्स्ट केस में क्या कि दो प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सॉरी दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड में नेगेटिव है और सम भी नेगेटिव है, इसका मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस T1 और T2 क्या है? नीलपोटेंट ऑपरेटर है। नीलपोटेंट ऑपरेटर का मतलब क्या हो गया? इससे करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स नीलपोटेंट होगा, है ना? और वी जो है फाइनाइट डायमेंशनल मैट्रिक्स दिया। W1 है, W1 वो सारे वेक्टर का कलेक्शन है, वो सारे वेक्टर का कलेक्शन है जिसमें ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। W2 वो सारे वेक्टर का कलेक्शन है जिसमें T2 ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो अगर नीलपोटेंट ऑपरेटर है, अगर नल नल ऑपरेटर है तो फिर कोई भी वेक्टर के लिए जीरो आएगा, है ना? बट नॉन जीरो नीलपोटेंट ऑपरेटर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या हो जाएगा? इसका ऑपरेटर का कर्नल हो जाएगा, है ना? तो which of the following statement are false पूछा है। T1 T2 are similar, तो W1 W2 are isomorphic vector space, W1 W2 are isometric vector spaces, then T1 and T2 have same minimal polynomial। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन पे आते हैं। T1 T2 सिमिलर है, सिमिलर है इसका मतलब रैंक ऑफ T1 बराबर रैंक ऑफ T2 है, तो इसका मतलब नली डायमेंशन ऑफ W1 डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T1 निकालें या डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ T2 यानी W2 है, तो वो क्या होगा? दोनों सेम होगा, और दो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा? आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू। बट पूछा है फॉल्स, तो ये अभी करेक्ट नहीं हुआ, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। W1 एंड W2 आर आइसोमेट्रिक वेक्टर स्पेस, यानी डायमेंशन ऑफ W1 बराबर डायमेंशन ऑफ W2 है, डायमेंशन सेम है तो T1 एंड T2 हैव सेम मिनिमल पॉलिनोमियल। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, तो अगर डायमेंशन सेम है तो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगा, ये जरूरी है?
ये तो देखिए नेक्स्ट दो ऑप्शन देखिए उसके पहले, W1 W2 आर आइसोमॉर्फिक। अगर W1 W2 आइसोमॉर्फिक है तो T1 एंड T2 हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। T1 और T2 जो है निलपोटेंट ऑपरेटर है, तो अगर V n डायमेंशनल है तो T1 का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, x टू द पावर n। T2 का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x टू द पावर n होगा, है ना, ये क्लियर है। अगर W1 W2 सेम हो जाए तो T1 और T2 क्या हो जाएगा, सिमिलर होगा। V दोनों वेक्टर ही सेम हो जाए और निलपोटेंट ऑपरेटर है तो सिमिलर हो जाएगा, है ना। सिमिलर का मतलब दोनों का रैंक, डिटर्मिनेंट, सारे चीज सेम होनी चाहिए। बट अगर वेक्टर स्पेस दोनों का डायमेंशन सेम है तो क्या T1 और T2 का मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगा। अब देखिए ऐसा पॉसिबल है कि जो ऑपरेटर हो उसका निलपोटेंट ऑपरेटर हो, वो मान लिया एन ऑर्डर का है, तो एक का n-1 मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए, एक टू द पावर n-2 दूसरा का मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो जाएगा तो मिनिमल पॉलिनोमियल तो सेम नहीं हो रहा है, बट सारे चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखते हैं, मान लिया आप कोई ऐसा मैट्रिक्स बना लें जिसमें कर्नल का डायमेंशन सेम दे, है ना, 0 0 4 ऑर्डर का, ऐसे बना लें एक। तो इसके हेल्प से अगर कर्नल का डायमेंशन निकालेंगे तो 2 आएगा। अगर 0 0 2 0 0 0 0 0 0 अब ये फर्स्ट रो और सेकंड रो का नॉन जीरो एलिमेंट कर दे, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड रो का नॉन जीरो रो किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड रो को नॉन जीरो बनाए हैं, जिसके हेल्प से इसका भी कर्नल का डायमेंशन 2 आएगा, 2 0 0। इसके भी कर्नल का डायमेंशन कितना आएगा, 2 आएगा कि 2 0 0 है। बट ये दोनों का जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा अलग अलग आएगा, इसका एक्स क्यू आएगा, इसका एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। तो इस तरह से कर्नल का डायमेंशन सेम है, वेक्टर स्पेस का डायमेंशन सेम है, W1 W2 तो आइसोमॉर्फिक हो गया। बट T1 और T2 हैव सेम मिनिमम पॉलिनोमियल, नॉट नेसेसरी, है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स। तो 2 ऑप्शन ही इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन पे आते हैं। V be the vector space of all polynomial in one variable degree at most 10 with real coefficient। एक वेक्टर स्पेस है पॉलिनोमियल को कंटेन करने वाला जो कि 10 डिग्री का है, तो डायमेंशन ऑफ V कितना हो जाएगा, A0 A1x A 10 x⁻10, यानी इसका डायमेंशन कितना होगा, 11 होगा। ओके, W1 be the subspace of V consisting of polynomial degree at most 10, the dimension of W1, ये जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, इसको इसके एलिमेंट से बनने वाला एक सब स्पेस है जिसका डिग्री ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकता है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब W2 be the subspace of V consisting the polynomials such that sum of their coefficient is 0। एक तो डायमेंशन ऑफ W2 ये क्या है, V belongs to V such that अगर सम ले A1 A2 दिस A10, वो 0 होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगा, ये W2 सब स्पेस हो गया, तो डायमेंशन ऑफ W2 एक तो V के एलिमेंट को कंटेन करने वाला वेक्टर स्पेस है, बट एक और साथ में एक कंडीशन ऐड कर दिया गया है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 11-1 यानी 10। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ W2 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि W बी द सब स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग W एंड W2। W1 को भी कंटेन कर रहा है और W2 को भी कंटेन कर रहा है। W एक सब स्पेस है V का।
तो W के बारे में पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ W इज एट मोस्ट 10, W इज इक्वल टू V, W1 कंटेन इन W2, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज एट मोस्ट 10, है ना। तो एक तो W2 को भी कंटेन कर रहा है, W1 को भी कंटेन कर रहा है, यानी डायमेंशन ऑफ W1 क्या होगा। एक केस में हो सकता है कि 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को कंटेन करे और सारे कोएफिशिएंट क्या हो, जीरो हो, सारे कोएफिशिएंट का सम जीरो हो, है ना। एक ये भी के एलिमेंट को कंटेन करे और सारे कोएफिशिएंट का सम नॉन जीरो हो जाए, तो इस केस में इसका जो डायमेंशन होगा लेस इक्वल 11 होगा, है ना। ये पॉसिबल है कि डायमेंशन ऑफ W क्या आ जाए, 10 आ जाए, पॉसिबल है। तो ये लेस इक्वल 11 है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि V के सारे एलिमेंट को V के एलिमेंट को कंटेन करे बट सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये जो होगा W2 को भी कंटेन कर लेगा दिस केस में, और W1 को भी कंटेन कर लेगा। W1 जो है 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और सम W 5 डिग्री वाला पॉलिनोमियल का जो पॉलिनोमियल बन रहा है उसके कोएफिशिएंट का सम जीरो हो जाए उस केस में। बट 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट का सम नॉन जीरो हो, दिस केस में क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W पूरा पूरी 11 होगा। तो अब बताइए कि डायमेंशन ऑफ W इज एटमोस्ट 10 और एटमोस्ट 11। मैं क्या बोला कि W2 को कंटेन करे W और W1 को कंटेन करे W, साथ में ऐसा हो जाए इस केस में A0 प्लस A1 प्लस A5 इज इक्वल टू 0 हो जाए। इस केस में क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W 10, बट अगर नॉन जीरो हो जाए सम, तो डायमेंशन ऑफ W लेस इक्वल 11 होगा, है ना। तो इस केस में क्या हो गया, W इज इक्वल टू V हो गया, पूरा पूरे वेक्टर स्पेस जो V है उसके इक्वल होगा। फर्स्ट गलत, सेकंड सही। W1 कंटेन इन W2, ऐसा जरूरी है। W1 जो है 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और W2 है जो वेक्टर स्पेस का वो पॉलिनोमियल को कंटेन कर रहा है जिसका सम ऑफ कोएफिशिएंट जीरो। तो हम ऐसा W1 का वो एलिमेंट ले लें, V बिलोंग्स टू सॉरी W1 V1 बिलोंग्स टू W1 सच दैट इसके कोएफिशिएंट A5 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से W1 नॉट बिलोंग्स टू W2 होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा, एक वेक्टर है V2 जो कि W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। अगर V2 W1 में बिलोंग कर रहा है तो डायमेंशन ऑफ W2 लेस इक्वल 6 होगा, ठीक है। एंड यहाँ से इंटरसेक्शन का मतलब एंड, तो V2 क्या है, W2 में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ जाएगा, ये जो V2 है उसका A0 प्लस A1 प्लस कोएफिशिएंट का जो सम होगा जीरो होगा। तो 6 माइनस 1 यानी 5। V2 जो भी होगा वो उसका उस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होगा, ज्यादा 5 हो सकता है। समझ में आया। एक तो है कि W1 में बिलोंग कर रहा है तो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। दूसरा है कि W2 में भी बिलोंग कर रहा है तो सम
क्या होना चाहिए कोएफिशिएंट का, वो 0 होना चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दीजिए, तभी दोनों में बिलोंग करेगा। तो नहीं 6 - 1 एट मोस्ट 5। तो इस तरह से मतलब लॉजिकली सोच के अब बना सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू हो गया, तो सेकंड और फोर्थ क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अब आते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है जो पार्ट सी में पूछा गया था। टी आर क्यू से आर क्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू आई, वेयर आई आर क्यू से आर क्यू है, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि आर क्यू मस्ट एडमिट ए बेसिस बी वन सच दैट मैट्रिक्स ऑफ टी। ट्रांसफॉर्मेशन है वो जो है, ट्रांसफॉर्मेशन एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से कोई बेसिस बी वन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसके रिस्पेक्ट से जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। आर क्यू मस्ट एडमिट ए बेसिस बी टू सच दैट मैट्रिक्स ऑफ टी, ये ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा जो ट्रांसफॉर्म इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो मैट्रिक्स जो होगा अपर ट्रायंगुलर होगा। आर क्यू मस्ट कंटेन ए नॉन जीरो फैक्टर वी सच दैट टी वी इज इक्वल टू वी। आर क्यू मस्ट कंटेन टू linearly independent वी वन वी टू सच दैट टी वी वन इज इक्वल टू वी वन एंड टी वी टू इज इक्वल टू वी टू। यानी आइडेंटिटी आइगन वैल्यू एक मिलेगा, एक से हाँ वो क्या, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का आइगन वैल्यू एक मिलेगा जिसके करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 होगी, या दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बस गिवन है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऐसा कुछ बोला नहीं है कि ये क्या है टी कि ये जो है इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है एनिलेटिंग, ऐसा कुछ नहीं बोला, बस बोल रहा है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। थ्री टी स्क्वायर माइनस टू आई, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, थ्री टी स्क्वायर प्लस टू आई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का ये जो है एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है ना, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में टी को डालने से वो क्या हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है, जीरो आ जा रहा है, इसलिए ये क्या है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यहाँ से इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस को डिवाइड करने वाला फैक्टर क्या क्या होगा, वही मिनिमम पॉलिनोमियल होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को मिनिमल पोलिनोमियल डिवाइड एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टू आई लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, टी माइनस वन टी माइनस वन इसका एक फैक्टर होगा, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो आप। टी की जगह वन पुट करो तो ये जीरो हो रहा है ना, तो यानी वन इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी टी माइनस वन एक फैक्टर होगा, और टी माइनस वन को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टी वो जो बचेगा टी माइनस वन से इसको डिवाइड हम लोग कर देते हैं, तो क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस टू टी माइनस वन, ऐसा होगा। मल्टीप्लाई कर लो आप, क्या आएगा, टी क्यू माइनस टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन। तो यहाँ से टी क्यू माइनस थ्री टी स्क्वायर
माइनस आप जस्ट डिवाइड कर सकते हो t-1 से इसमें, टी क्यू माइनस 3t² प्लस 2 क्या आएगा, टी करेंगे तो t² माइनस t3, हाँ t² से मल्टीप्लाई कर देते, टी क्यू t², यहाँ से कट जाएगा ये, प्लस -2t² प्लस 2, फिर -2t से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, -2t² प्लस 2t, से ए कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 - 2t। यहाँ क्या करेंगे अब, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, -2t - 1, तो यही आएगा, है ना, मल्टीप्लाई कहीं गलत किया होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, t-1, t-1 प्लस √3/2 समथिंग आएगा, 1 - √3/2, है ना। तो इसका फैक्टर ये सारी चीजें आ रही हैं। तो मिनिमल पॉलिनोमियल का केस क्या क्या हो सकता है, या तो t-1 हो सकता है, या तो t-a, या t-b, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट, तीनों हो सकता है, इसका इसका प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट, तो ये बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। बट ये देख सकते हैं कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो होगा उसका पावर क्या होगा, लीनियर फैक्टर होगा। मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज इन टर्म ऑफ लीनियर फैक्टर होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल क्या होगा, इन लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर होगा, इसका मतलब टी क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा, जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, डायगोनलाइजेबल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। अब ये कोई केस ले लो आप, t-1 एक फैक्टर है, तो इसके हेल्प से अगर मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आएगा, t-1 0 होगा, है ना, t-b1 आएगा, इस तरह से t एक बेसिस का एक एलिमेंट लेंगे तो t-b1 = b1 आएगा, है ना, समथिंग। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, डायगोनलाइजेबल होगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, है ना। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है, अपर डायगोनल भी है। ठीक है, तो जस्ट जो भी है उससे मैट्रिक्स अगर बनाना है तो इसके मिनिमम पॉलिनोमियल में b1 मैट्रिक्स अप्लाई कर देंगे, b1 बेसिस अप्लाई कर देंगे तो बनेगा, है ना। तो फर्स्ट सेकंड ट्रू हो गया, आर क्यू मस्ट कंटेन नॉन जीरो वेक्टर सच दैट टी बी इज इक्वल टू डी, टी बी इज इक्वल टू वी तब होगा जब इसका आइगन वैल्यू लैम्डा आएगा, 1 आएगा। बट अगर हम ये ले लें, सिर्फ मिनिमम पॉलिनोमियल ए ले लें, ए भी गिवन एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स ये बनेगा ये, तो इसका कोई भी आइगन वैल्यू 1 नहीं होगा, है ना। तो इससे डिस्कार्ड क्या हो जाएगा, ये मतलब मैंने ये क्या लिया है, जो रूट आएगा ना t² -2t - 1 का, 0 का, जो भी आएगा -2 प्लस -4, हाँ, /2, जो भी आएगा वो। तो फर्स्ट सेकंड और फोर गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो लीनियर के क्वेश्चंस आप काफी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो लीनियर क्वेश्चन तो नेट में बन जाते हैं हर साल, है ना, मैं जहाँ तक देखा हूँ। तो आपको बस जस्ट रिवाइज करना है और कुछ काउंटर एग्जांपल से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।